हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी योग्यताओं के संदर्भ में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है, जिसके बारे में अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, इसके संबंध में अनुच्छेद 58 इसकी योग्यताओं के बारे में निर्धारण करता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत के अंतर्गत लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, केंद्र एवं राज्य के अधीन किसी प्रकार का कोई लाभ का पद धारण न करता हो। लेकिन इस लाभ के पद के कुछ अपवाद हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के सभी मंत्री जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, राज्य के सभी मंत्री जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये पद लाभ के पद होते हुए भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। अर्थात ये लोग अपने पद पर रहते हुए अगले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यदि अन्य कोई पदाधिकारी जो कि किसी लाभ के पद के अधीन है, किसी लाभ के पद पर काम कर रहा है, वह यहाँ पर तब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि वह अपने पद से त्यागपत्र ना दे दे। साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए जो यहाँ पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटर हैं, मतदाता हैं, उनमें से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और साथ ही साथ 50 अनुमोदक। इस प्रकार से कम 100 वोटर जो है तो उसके समर्थन में होना आवश्यक है। साथ ही साथ उसे 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा कराने होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसे चुनेगा कौन। तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल घोषित करता है, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात इन संस्थाओं में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं कर सकते। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या होगी? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का प्रावधान अनुच्छेद 55 में किया गया, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, दूसरी एकल संक्रमणीय मत पद्धति और तीसरी गूढ़ सलाका या गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार के लिए तब तक राष्ट्रपति घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। कोटा क्या होता है? तो कोटा कुल वैध मतों की संख्या बटे 2 + 1, अर्थात 50% + 1 जो भी आएगा वह कोटा कहलाएगा। और राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कोटा प्राप्त होना आवश्यक है। दूसरा, एक विधायक की वोट वैल्यू निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसके अंतर्गत प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश के कुल निर्वाचित विधानसभा के सदस्य गुणित 1/1000 हल करने पर जो आएगा वह है यहाँ पर एक विधायक की वोट वैल्यू होगी। इसी प्रकार से एक सांसद की वोट वैल्यू यदि हम निकालें तो उसके लिए हमें निकालना होगा, तो उसके लिए सूत्र है देश के कुल विधायकों के मत मूल्य का महायोग बटे
लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य बराबर जो आएगा वह एक सांसद की वोट वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोटा, विधायक की वोट वैल्यू और सांसद की वोट वैल्यू हमें निकालनी होती है, जिसके पश्चात आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अंतर्गत ये प्रावधान किया जाता है कि जितने कैंडिडेट, जितने उम्मीदवार यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए वोट करना होता है। यहाँ पर केवल ये रहता है कि उनके लिए एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है कि पहले नंबर पर किसे राष्ट्रपति जो है तो चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसको, तीसरे नंबर पर किसको, चौथे नंबर पर किसको। इस प्रकार से पूरे क्रम यहाँ पर दे दिए जाते हैं कि कौन से नंबर पर कौन जो है तो राष्ट्रपति निर्वाचित हो। जब किसी भी कैंडिडेट को कोटा प्राप्त नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार होता है उसके वोटों के लिए द्वितीय वरीयता के रूप में काउंट करके अन्य सदस्यों के लिए आवंटित कर दिए जाते हैं। अर्थात उस वोट पर दूसरे नंबर पर जिस कैंडिडेट का नाम होगा वह वोट उसके लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और यह प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि किसी एक कैंडिडेट के लिए कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से कोटा प्राप्त होने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को भारत गणराज्य का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाएगा। इस वोटिंग की पूरी प्रोसेस गोपनीय रखी जाती है। किसने किसको वोट दिया इसकी जानकारी किसी को नहीं होती, इसीलिए इसे गुप्त मतदान या तो गूढ़ सलाका कहा जाता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसके पूर्व भी राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग का प्रस्ताव ला करके राष्ट्रपति को उसके पद से पदमुक्त किया जा सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण भी 5 वर्ष के पूर्व ऐसा पद रिक्त हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वैसे तो हमारे संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही, राष्ट्रपति का कार्यकाल कंप्लीट होने के पहले ही अगले राष्ट्रपति के चुनाव संपादित करा लिए जाएं। लेकिन किसी कारणवश यदि अगले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में वही वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष कंप्लीट होने के पश्चात भी, जब तक कि नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के अपना कार्यभार न संभाल ले। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके बारे में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। हालांकि डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही राष्ट्रपति का चुनाव करती है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन प्रतिनिधियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अनुच्छेद 59 यहाँ पर प्रावधान करता है कि एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाने के पश्चात ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है
संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा। और यदि है तो जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करता है उस दिनांक से ऐसे पद से वह पदमुक्त समझा जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति के लिए रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन उसके निवास के लिए उसके लिए आवंटित किया गया है, जिसके लिए उससे किसी प्रकार का कोई जो है तो चार्ज नहीं लिया जाता, कोई किराया नहीं लिया जाता। साथ ही साथ उसके लिए संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके बारे में संसद विधि बना करके प्रावधान करती है। वर्तमान में राष्ट्रपति के लिए 5 लाख रुपए प्रति माह का वेतन का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके पश्चात अनुच्छेद 60 के अंतर्गत बताया गया है कि राष्ट्रपति को सीजेआई के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का पालन करने की शपथ ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह जो होता है उसमें सीजेआई के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति की पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। और जिस दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है उस दौरान उपराष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के वेतन भत्ते आदि प्रदाय किए जाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद के लिए निर्णय करने का अधिकार या किसी भी प्रकार के विवाद का विनिश्चय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हमने यहाँ पर प्रावधान देखे। धन्यवाद, नमस्कार।